हमने अपने पिछले वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और लेवरेज रेशियोज के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग रेशियोज के बारे में। ये रेशियोज हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग रेशियो, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग रेशियो और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग रेशियो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियोज आखिर होते क्या हैं? ऑपरेटिंग रेशियोज को एक्टिविटी रेशियो और मैनेजमेंट रेशियो भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि ये रेशियोज कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटी कितनी एफिशिएंट है इनके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ ये रेशियोज ये भी बताते हैं कि कंपनी अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम ऑपरेटिंग रेशियोज को क्यों कैलकुलेट करते हैं और ऑपरेटिंग रेशियोज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले ऑपरेटिंग रेशियो की तरफ, जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली हमें यह बताता है कि कोई भी कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कितने एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। साथ ही साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हमें यह पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी की इन्वेंट्री कितनी बार सेल हुई है और कितनी बार रिप्लेस हुई है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कंपनी ने जितने भी गुड्स सेल किए हैं उनके प्रोडक्शन में जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट आई है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हम बिगिनिंग इन्वेंट्री को एंडिंग इन्वेंट्री से ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी का स्टार्ट ऑफ द ईयर में बिगनिंग इन्वेंट्री है 5 लाख रुपए की और एंड ऑफ द ईयर में एंडिंग इन्वेंट्री बनती है 7 लाख रुपए की और कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 36 लाख रुपए का। तो अगर हम कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करें तो वो बनती है 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाई 2, जो की वैल्यू आती है 6 लाख रुपए। तो अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें तो वो बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि 36 लाख रुपए डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 6 लाख रुपए, तो वैल्यू आती है 6। तो यहाँ 6 का क्या मतलब है? तो यहाँ 6 का ये मतलब है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर अपनी इन्वेंट्री को 6 टाइम सोल्ड किया है और रिप्लेस किया है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उससे ये पता चलता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही है। और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफी कम होता है तो इससे पता चलता है कि कंपनी ओवर स्टॉकिंग कर रही है या फिर उनके जो गुड्स हैं वो स्लो मूविंग हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आखिर होता क्या है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जिसका नाम है रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कंपनी अपना सामान क्रेडिट पर बेचती है और टाइम टू टाइम कस्टमर से उन्हें यह अमाउंट को रिसीव करना होता है। तो रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल और जो कंपनी ने क्रेडिट पर लोगों को सामान दिया है वो अमाउंट को कितना एफिशिएंटली कलेक्ट कर रही है या नहीं। साथ ही साथ रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हमें यह पता चलता है कि एक कंपनी ऑन एन एवरेज एक पीरियड में कितनी बार अपने आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स को कलेक्ट कर रही है। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। यहाँ नेट क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब है? नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब यहाँ पर कंपनी द्वारा बेचे गया सामान जो कि उन्होंने क्रेडिट पर बेचा है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, इसमें हमने अलाउंसेस और रिटर्न्स को एक्सक्लूड किया है। और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बिगनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि उन वैल्यूज का एवरेज जो कंपनी को एक स्पेसिफिक पीरियड में रिसीव करना है। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी की एक साल की नेट क्रेडिट सेल्स है 45 लाख रुपए। कंपनी के स्टार्ट ऑफ द ईयर में बिगनिंग अकाउंट रिसीवेबल है 4 लाख रुपए के और कंपनी के एंड ऑफ द ईयर में एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल है 6 लाख रुपए के। तो अगर हम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालें तो 4 लाख प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 लाख रुपए के। तो अगर हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें तो नेट क्रेडिट सेल्स 45 लाख रुपए डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 5 लाख रुपए, वैल्यू आती है 9। तो यहाँ 9 का क्या मतलब है? तो यहाँ नंबर 9 ये बताता है कि कंपनी 9 बार अपने एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल को रिसीव कर पाती है। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होता है उससे ये पता चलता है कि कंपनी का कलेक्शन प्रोसेस बहुत ही मजबूत है और कंपनी के कस्टमर कंपनी के डेट्स को क्विकली पे कर रहे हैं। बट अगर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की वैल्यू काफी कम आती है तो इससे यह पता चलता है कि कंपनी को अपने रिसीवेबल्स कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से फ्यूचर में उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप कंपनीज को कंपेयर करें तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को चेक करना ना भूलें।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जिसका नाम है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने टोटल एसेट्स का यूज़ करके कितना एफिशिएंटली रेवेन्यू जनरेट कर रही है। साथ ही साथ एसेट टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने अपनी करेंसी की एक यूनिट जो उन्होंने एसेट्स में इन्वेस्ट करी है उसके थ्रू वो कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। यहाँ नेट सेल्स का मतलब है कि कंपनी ने एक स्पेसिफिक पीरियड में अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करके कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, और एवरेज टोटल एसेट्स का मतलब है कंपनी के करंट और नॉन करंट एसेट्स का एवरेज। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी की एक साल की नेट सेल्स है 80 लाख रुपए की। स्टार्ट ऑफ द ईयर में कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 50 लाख रुपए के, और साल खत्म होने तक कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 70 लाख रुपए के। तो अगर हम कंपनी का एवरेज टोटल एसेट्स कैलकुलेट करें तो वैल्यू आती है 50 लाख प्लस 70 लाख डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आती है 60 लाख रुपए की। तो अगर हम कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें तो कंपनी की नेट सेल्स यानी 80 लाख रुपए डिवाइडेड बाई एवरेज टोटल एसेट्स 60 लाख रुपए, तो वैल्यू आती है 1.33। तो इस 1.33 का क्या मतलब है? तो यहाँ 1.33 का ये मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स के हर 1 रुपए पर 1 रुपए 33 पैसे सेल्स जनरेट की है। तो किसी भी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होता है उससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है और कितनी अच्छी तरीके से अपनी सेल्स को जनरेट कर रही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एसेट टर्नओवर रेशियो आखिर होता क्या है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एक ऐसा फाइनेंशियल मेट्रिक है जिसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को सेल्स जनरेट करने के लिए कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। यहाँ नेट सेल्स का मतलब है कि सेल द्वारा कंपनी का टोटल रेवेन्यू, इसमें हमने रिटर्न्स, अलाउंसेस और डिस्काउंट्स को माइनस किया है। और एवरेज वर्किंग कैपिटल को हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में बिगिनिंग और एंड के वर्किंग कैपिटल का एवरेज निकालकर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी की नेट सेल्स है 1 करोड़ रुपए। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपनी के करंट एसेट हैं 50 लाख रुपए के, और स्टार्ट ऑफ द ईयर में कंपनी की करंट लायबिलिटीज है 20 लाख रुपए की। तो अगर हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कंपनी का वर्किंग कैपिटल निकालें तो वो वैल्यू आती है 50 लाख माइनस 20 लाख यानी कि 30 लाख रुपए। इसी तरीके से एंड ऑफ द ईयर में कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं 60 लाख रुपए के, और एंड ऑफ द ईयर कंपनी की करंट लायबिलिटीज हैं 30 लाख रुपए की। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी का वर्किंग कैपिटल बनता है 60 लाख माइनस 30 लाख, जो कि वैल्यू आती है 30 लाख रुपए। तो अगर हम कंपनी का एवरेज वर्किंग कैपिटल निकालें तो वो वैल्यू आती है 30 लाख प्लस 30 लाख डिवाइडेड बाई 2, जो कि वैल्यू आती है 30 लाख रुपए। तो अगर हम कंपनी का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालें तो वो वैल्यू बनती है नेट सेल्स यानी कि 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल 30 लाख रुपए, तो वैल्यू आती है 3.33। तो यहाँ 3.33 का क्या मतलब है? तो 3.33 हमें ये बताता है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के हर 1 रुपए पर 3 रुपए 33 पैसे सेल्स जनरेट कर रही है। तो इससे हमें ये क्लियरली पता चलता है कि अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उससे हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल को यूज़ करके बहुत ही अच्छी सेल्स को जनरेट कर रही है। तो जब भी आप किसी भी 2 कंपनीज को कंपेयर करें तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जिसका नाम है डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। डेज पेबल आउटस्टैंडिंग एक ऐसी फाइनेंशियल मीट्रिक है जिसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि किसी भी कंपनी को अपने सप्लायर्स को आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करने में कितने दिन लग सकते हैं। ये वैल्यू हमें डेज पेबल आउटस्टैंडिंग रेशियो से पता चलती है। और साथ ही साथ डेज पेबल आउटस्टैंडिंग से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने अकाउंट को सेटल करने से पहले अपने पेबल्स को कितने दिन तक होल्ड कर सकती है। तो डेज पेबल आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला है एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज। तो अगर हम एवरेज अकाउंट्स पेबल कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला है बिगिनिंग अकाउंट्स पेबल प्लस एंडिंग अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाई 2, और यह नंबर ऑफ डेज को टिपिकली 365 यानी कि 1 साल के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कंपनी का बिगिनिंग अकाउंट पेबल है 10 लाख रुपए का और कंपनी का एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग अकाउंट पेबल है 15 लाख रुपए का। तो अगर हम एवरेज अकाउंट्स पेबल कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आती है 10 लाख प्लस 15 लाख डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12 लाख 50 हज़ार रुपए।
अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 करोड़ रुपए का है और नंबर ऑफ डेज जैसा कि हमने डिस्कस किया 365 है, तो अगर हम डेज पेबल आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आती है एवरेज अकाउंट्स पेबल यानी कि 12,50,000 रुपए डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 करोड़ रुपए मल्टीप्लाई बाई 365, तो वैल्यू निकल कर आती है 45.63। तो यहाँ 45.63 का क्या मतलब है? तो यहाँ 45.63 बेसिकली हमें ये बताते हैं कि कंपनी अपने सप्लायर्स को पे करने के लिए लगभग 46 दिन का टाइम ले सकती है। तो अगर डीपीओ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है तो कंपनी को अपने सप्लायर्स को पे करने में उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से कंपनी अपने कैश फ्लो में इस वैल्यू को दिखा सकती है। बट साथ ही साथ इस डिले होने की वजह से सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। और अगर किसी कंपनी की डीपीओ की वैल्यू काफ़ी कम होती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को क्विकली पे कर सकती है, जिसकी वजह से सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप्स तो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बट कंपनी के पास अवेलेबल कैश की कमी हो सकती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डेज पेबल आउटस्टैंडिंग क्या होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जिसका नाम है डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग रेशियो को डेज सेल्स ऑफ इन्वेंट्री रेशियो भी कहा जाता है। डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग रेशियो बेसिकली हमें यह बताता है कि कंपनी के पास बेचने से पहले कितने नंबर ऑफ डेज की इन्वेंट्री अवेलेबल है। डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। तो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ नंबर ऑफ डेज को टिपिकली 365 लिया जाता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी की बिगिनिंग इन्वेंट्री 20 लाख रुपए की और एंडिंग इन्वेंट्री 25 लाख रुपए की है। तो अगर हम कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री निकालें तो वो बनती है 20 लाख प्लस 25 लाख डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 22,50,000। और अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 करोड़ रुपए का है तो अगर हम डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करें तो वो बनती है एवरेज इन्वेंट्री यानी कि 22,50,000 रुपए डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 करोड़ रुपए मल्टीप्लाई बाय 365, तो वैल्यू बनती है 82.13। तो यहाँ 82.13 का ये मतलब है कि कंपनी के पास बेचने से पहले लगभग 82 दिन की इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग रेशियो आखिर होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जिसका नाम है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, जिसे शॉर्ट में डीएसओ भी कहा जाता है। तो डेज सेल आउटस्टैंडिंग एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक है जिसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि कंपनी जब अपने सामान को बेच देती है उसके बाद कितने दिन बाद उसकी पेमेंट कलेक्ट होती है। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला है अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। यहाँ अकाउंट्स रिसीवेबल से मतलब है कि जब कंपनी अपने सामान और सर्विसेज को क्रेडिट पर बेचती है तो कंपनी कस्टमर से कितने पैसे को ओ करती है, यानी कि कस्टमर्स पर कंपनी की कितनी उधारी है, उस वैल्यू को कहा जाता है अकाउंट्स रिसीवेबल। और टोटल क्रेडिट सेल्स वो वैल्यू है जो एक पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी ने क्रेडिट पर अपने सामान को बेचा है, और नंबर ऑफ डेज को टिपिकली 365 लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के अकाउंट्स रिसीवेबल 30 लाख रुपए के हैं और कंपनी ने टोटल क्रेडिट सेल्स 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है, तो अगर हम डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू बनती है अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि 30 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल्स 1 करोड़ 20 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 365, तो वैल्यू आती है 91.25। तो यहाँ 91.25 का क्या मतलब है? तो यहाँ 91.25 बेसिकली हमें ये बताता है कि कंपनी को अपने बेचे गए सामान की पेमेंट को लगभग 92 दिन लगते हैं कलेक्ट करने में। तो अगर किसी कंपनी का डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग जितना ज्यादा होता है कि कंपनी को उतना ही ज्यादा टाइम अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने में लगता है, जिसकी वजह से कंपनी को कैश फ्लो इश्यूज हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग आखिर होता क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑपरेटिंग रेशियोज आखिर होते क्या हैं। ऑपरेटिंग रेशियोज किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।